हेलो साथियों, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्णा, राम राम, खम्मा गणी। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई क्लास जो कि संबंधित है पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019 से। कोई इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ आपका 1 लेवल का एक एग्ज़ाम होगा जिसमें कोई प्री और मेंस नहीं होने वाला है लास्ट टाइम की तरह। तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर से जुड़े प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसी के ऊपर बेस्ड किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे हमें आइडिया लग जाता है। तो यहाँ पर पटवार एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी घोषित हो चुकी है। आप सभी जो पटवार की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा। तो 23 और 24 अक्टूबर डेट निर्धारित हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन की डेट भी यहाँ पर 29 जुलाई तक है। मतलब जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो भी यहाँ पर भर सकते हैं, साथ ही संशोधन भी कर सकते हैं जिन्होंने पहले फॉर्म फिलअप कर लिया है। और एक अच्छी बात भी है यहाँ पर कि आपकी जो वैकेंसी है वो भी इंक्रीज़ हो चुकी है। पहले 4421 थी और अभी कितनी हो गई 5378। अब जबकि पटवार परीक्षा के लिए हमारी ये पहली क्लास है तो ये देखना तो बनता है कि परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाएंगे और कितने कितने मार्क्स के रहेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमें 90 मार्क्स सीधे सीधे आपको मिलेंगे किससे, मैथ्स और रीजनिंग से। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि 90 में से 90 मार्क्स आपके आएँ, ऐसी तैयारी आपको कर करके जानी है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो पूरे में से पूरे मार्क्स लेने वाले हैं। इसकी तैयारी आपकी दी बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि जीके में कभी कभार जो लेवल है वो चेंज होता रहता है। सारे कुछ पढ़ने के बाद भी ये जीके का जो है अथाह भंडार होता है, कितना भी पढ़ लो लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल ही जाते हैं एग्जाम में जो हम कभी नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कोई भी कभी भी कर सकता है। अब देखिए, बेसिक कंप्यूटर की बात आ रही है। यहाँ पर क्वेश्चन लेवल जो है वो इजी आता है, क्योंकि बेसिक चीज़ें ही यहाँ पर पूछी जाती है, आपसे टेक्निकल डीपली नहीं पूछा जाता है। तो अब हालांकि मार्क्स इसके थोड़े कम हैं, लेकिन 30 नंबर भी कम नहीं होते हैं किसी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए। और यहाँ से आप पूरे में से पूरे नंबर इसमें भी आप ले जा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी रहेगी इसके अंदर। फिर आता है आपका कौन सा सब्जेक्ट, जो इंग्लिश दे रखा है और हिंदी दे रखा है। इंग्लिश भी यहाँ पर सिंपल ही आती है, ज़्यादा टफ नहीं आएगी, 10th बेस्ड इंग्लिश आएगी। और हिंदी भाषी राज्य में आप रहते हैं तो हिंदी तो आपको वैसे भी आती है, तो थोड़ा थोड़ा सा आपको इनके ऊपर और करना है। अब देखिए, यहाँ पर बात मेनली आती है किसकी, जीके की, जहाँ पर इस बार इंडिया की जीके का वेटेज जो है थोड़ा ज़्यादा है, किससे, राजस्थान की जीके से। तो यदि आप राजस्थान के एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो आपकी फिर भी कंप्लीट होगी या आपको कुछ आता ही है राजस्थान जीके में। लेकिन इंडिया जीके जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो इसकी तैयारी जो है शुरू कर दीजिए। तो देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल कितने रहेंगे, 150, मार्क्स कितने होंगे 300। इसका ये मतलब हो गया सीधे सीधे कि पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। और आपको टाइम कितना मिलेगा, 3 आवर्स, यानी कि 180 मिनट यहाँ पर मिलेंगे और क्वेश्चन केवल 150 हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा समय आपको मिलेगा। लेकिन ये बात ज़रूर मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो पटवार का एग्ज़ाम हुआ था उससे थोड़ा सा लेवल का ही यहाँ पर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्री और मेंस अलग अलग नहीं होंगे, यहाँ पर ओनली एक ही एग्ज़ाम के द्वारा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी यहाँ पर, 1/3, 1/3 भाग आपका नेगेटिव होगा। किसके लिए, प्रत्येक गलत आंसर के लिए। तो आपको इस बार जो है अल-ठप्पे में या तुक्के से आंसर कम लगा के आने हैं, और तुक्का भी तभी लगाएं जब आपको लग रहा हो कि ये हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ का सिलेबस देख लेते हैं कंप्यूटर से संबंधित। चूँकि हम कंप्यूटर के आधार पे क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं तो इसका सिलेबस भी हमें मालूम होना चाहिए। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो कितना तीव्र गति से कार्य करता है, क्या वो एक्यूरेसी रखता है, क्या उसमें मानवीय भावनाएं होती हैं, आदि आदि जो उसकी विशेषताएं होती है, ये सभी आपको देख करके जानी है। दूसरा देखिए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, रैम है, रोम है, ठीक है, आपके मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें भी हैं ये सारी। उसके बाद आता है फाइल सिस्टम, फाइलें किस प्रकार से वर्क करती हैं यहाँ पर, और इनपुट डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, ये यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे।
थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कंप्यूटर है वो वर्क नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक बातों को बताती हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो रहता है वो क्या रहेगा, MS ऑफिस रहेगा, जिसके अंदर वर्ड आता है, एक्सेल आता है और पावर पॉइंट आता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको विद प्रैक्टिकल बताने वाले हैं, वो भी कम समय में आप फटाफट से समझ जाएंगे। देखिए आज क्या तारीख है, आज है 23 जुलाई और आपकी जो परीक्षा है वो कब शुरू होगी, 23 अक्टूबर को। ओके, तो पूरे लगभग 3 महीने आपके पास में है, पूरे के पूरे एग्जैक्टली 3 मंथ यानी कि 90 दिन आप कह सकते हैं ये है आपके पास तैयारी के। तो लग जाइए पटवार की ऐस तैस करने में, क्योंकि अब पटवारी के बिना जो है किसी का काम नहीं चलता है। तो पटवारी बन के लोगों को बता देना। और अभी आपको पता ही है हाल ही में पटवारी के लिए आंदोलन भी हुए थे, जिसमें ग्रेड पे बढ़ाने की जो है मांग की जा रही थी और वो लगभग प्रोसेस चल रहा है और वो हो भी जाएगा। तो आपकी जो तनख्वाह है वो भी बढ़ जाएगी। सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं, अब बस इस एग्ज़ाम को आप अपने फेवर में कर लें। तो देखिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 3 मंथ मोर देन सफिशेंट होते हैं। 3 मंथ में आप क्या नहीं कर सकते हैं, बेसिक टू एडवांस सब कुछ पढ़ के जा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चंस क्या क्या आए थे देख लीजिए। क्वेश्चन रिलेटेड टू 2015 जो पटवार की वैकेंसी निकली थी, प्री में क्या क्या क्वेश्चन आए थे हम ये देख रहे हैं। किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट की जा सकती है। तो जब आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं एक बार आप कंप्यूटर पे ये प्रैक्टिकली करके ज़रूर देख लें। अब यहाँ पर ऐसी की बतानी है जिसके द्वारा क्या हो, नई प्रेजेंटेशन नहीं नई स्लाइड इंसर्ट हो जाए। तो 2 चीज़ें यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, मैं अभी आपका क्लियर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, Ctrl+M, यानी कि कंट्रोल के साथ में यदि आप M दबाते हैं तो उससे जो स्लाइड आपकी ऑलरेडी खुली हुई है उसमें नई स्लाइड और ओपन हो जाएगी। सपोज 1 2 3 स्लाइड आपकी बन चुकी है, तो जैसे ही आप Ctrl+M दबाएंगे यहाँ पर चौथी स्लाइड और आपके ओपन हो जाएगी। इसको तो बोलते हैं स्लाइड इंसर्ट करना। ठीक है, सेम प्रोग्राम में सेम प्रेजेंटेशन में स्लाइड इंसर्ट की जा रही है। अब यहाँ पे Ctrl+N का ये मतलब होता है कि जो आपका पावर पॉइंट है उसी की नई प्रोग्राम खुल जाएगा, मतलब नई प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। ये सब तो नहीं होंगे और एक नई प्रेजेंटेशन और ओपन हो जाएगी विद न्यू स्लाइड। एक एडवाइस और है, ज़रूरी है आपके लिए कि आप लोग जब कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा ध्यान आप इंग्लिश वर्ड पर फोकस करें, क्योंकि कई बार क्या होता है इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने में हिंदी शब्दों में भी मिस्टेक हो सकती है, एग्ज़ाम में भी हो सकती है। तो आप कंफ्यूज ना होवे इसके लिए इंग्लिश जरूर पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, न्यू स्लाइड की बात हो रही है। तो न्यू स्लाइड के लिए आपको क्या करना है, Ctrl+M, और न्यू प्रेजेंटेशन के लिए क्या करना है आपको, Ctrl+N। क्या खुलेगी इससे, न्यू प्रेजेंटेशन, और इससे क्या खुलेगी, न्यू स्लाइड। और Ctrl+S जग जाहिर है, S का मतलब होता है किसी भी डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया है, जो आपने उसमें चेंजेस किए हैं उसको क्या कर देना, सेव कर देना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसे देखकर आपको लगेगा कि ये क्या क्वेश्चन दे दिया, ये तो आपके बोनस मार्क्स हैं। क्या है ये, बोनस मार्क्स है। अरे ALU का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ALU होता क्या है इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि ये CPU का एक भाग होता है। अब अरिथमेटिक दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो मैथमेटिक्स हो गया। अब ये लॉजिक दे दिया तो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड हो गया, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, इस टाइप के जो लॉजिक्स होते हैं। और मैथमेटिक्स कैलकुलेशन क्या होती है, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, आदि क्रियाएं किसके माध्यम से होती है, ALU के माध्यम से। अगले क्वेश्चन पर आइए जल्दी से। देखिए सीमा को आप यहाँ पे सीमा ना पढ़ें और रेंज पढ़ लें, ठीक है, क्या पढ़ें, रेंज। तो G2 से M12 तक की जो रेंज होगी सेल के संदर्भ में उसे किस प्रकार से लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक है, कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो क्या होती है, उसे इस प्रकार से लिखा जाता है G2, और यहाँ पे डबल डॉट बोल दें या कोलन बोल दें, ठीक है, कोलन लगाया और M12 लिख दिया। तो इस प्रकार से राइट वे है लिखने का, जिसमें हमें रेंज बताई गई है कि G2 से लेकर के M12 की सारी जितनी भी सेल होती है ना वो सब सेलेक्ट इसमें मानी जाएगी, सब इंक्लूडेड होती हैं। तो देखिए ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे कोलन नहीं है, सेमी कोलन है। ये अगेन गलत हो गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर C ऑप्शन।
आपको जिनको पता नहीं है उनको थोड़ा सा समझाने की मैं कोशिश कर लेती हूँ। देखिए, सपोज़ ये क्या है, आपकी एक्सेल शीट है, ठीक है। एक्सेल शीट के अंदर इस प्रकार से आपकी क्या होती है, सेल्स होती हैं। ये जो एक डिब्बा होता है ना, ये क्या कहलाता है, एक सेल कहलाता है, जिसके अंदर ये वाली चीज़ तो कहलाती है रो, और ये वाली चीज़ क्या कहलाती है, पूरा का पूरा कॉलम कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉलम कहलाएगा, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है, रो कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, सपोज़ ये कौन से नंबर की रो है, 1 नंबर की है, ये 2 नंबर की है, ये 3 है, और ये 4 है। और यहाँ पर क्या लिखा है, A नंबर का कॉलम है, ये B नंबर का है, ये C है, और ये D है। तो यदि आपको कोई कह दे कि आपको A1 से लेकर के कहाँ तक, A1 से लेकर के C3 तक जो है लिखना है, रेंज बतानी है आपको, तो आप रेंज तो बताएंगे इस वाले साइन से, ठीक है। अब जो रेंज होगी उसमें कौन कौन सेलेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। देखिए, ये सेलेक्ट होगा, A1 होगा, सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा। और लास्ट कौन सा है यहाँ पर, C3, ये वाला C और ये वाला 3। तो ये सारी जो है, सारी की सारी सेल क्या हो जाएगी, इसमें सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, A1 से C3 तक सेल संदर्भ, ये सारी सेलेक्टेड इसमें मानी जाएगी। अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डेटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इफ़ अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स डेटाबेस फैसिलिटी टू अनदर देन कंप्यूटर इज नोन एज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डेटाबेस सर्वर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे सपोज़ ये कोई एक बड़ी सी कंपनी है, यहाँ पे बीच में कोई ऐसा कंप्यूटर है जिसके अंदर कंपनी की सारी जानकारी है, सारे निर्धारित प्रारूप इसके अंदर रखे गए हैं, ठीक है, किस प्रकार से एम्प्लॉयज़ को वर्क करना है। तो ये है पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के कंप्यूटर हैं, क्या है ये, एम्प्लॉयज़ के यहाँ पर कंप्यूटर हैं। तो इन सभी को एक ही प्रकार का जो सिस्टम है किस प्रकार से मिल पाता है, इस सर्वर से ही मिल पाता है। तो ये क्या है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, इनको क्या करना है, छुट्टियों के लिए आवेदन करना है, तो इसके पास भी जो प्रेस्क्राइब्ड जो फॉर्मेट होगा वो सेम होगा इन तीनों के पास में। ये 3 एम्प्लॉय हैं, तीनों के पास सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये सर्वर है जहाँ से इनको क्या प्राप्त होती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो चूँकि इन तीनों को डेटाबेस सुविधा कहाँ से प्राप्त हो रही है, यहाँ से प्राप्त हो रही है ना, तो ये क्या कहलाएगा, डेटाबेस सर्वर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, दिनांक एवं समय प्रदर्शित होता है, तो यदि आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आप बार बार आपकी निगाह इधर जाती होगी, यहाँ पर कहीं पे होता है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट जो होता है ना किसी भी विंडो में, वो क्या कहलाता है, टास्क बार। क्या कहलाता है, टास्क बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्या क्या होता है टास्क बार पर, टास्क बार पर वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमने प्रोग्राम ओपन किए हुए होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक विंडो का ऑप्शन होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन होता है, और यहाँ पर कई प्रकार की चीज़ें जो आप पिन करते हैं वो यहाँ पर आ सकती हैं। एक बात और जो कम ही स्टूडेंट्स को पता होती है, तो ये पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा डीप में भी पढ़ना पड़ता है। तो टास्क बार को और क्या बोला जाता है, टास्क बार को बोला जाता है सिस्टम ट्रे। क्या बोला जाता है, सिस्टम ट्रे। तो आप इसको इस तरीके से याद करें कि ये एक तरीके से एक ट्रे होती है, जैसे कि ये ट्रे पड़ी है और ट्रे के ऊपर कुछ सामान रखा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, सिस्टम ट्रे कहलाती है। इस प्रकार से टास्क बार क्या होता है, जो किसी कंप्यूटर में कोई भी विंडो ओपन करने पर, कोई भी प्रोग्राम ओपन करने पर लोअर मोस्ट एक पट्टी होती है, सबसे नीचे एक रो होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। वैसे तो मैं इसको प्रैक्टिकल करके बताऊंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं हम अगली जब डिटेल में वर्ड को, एक्सेल को और किसको, पीपीटी को, पावर पॉइंट को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा एक साथ, तभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी और अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। अभी ये देखिए कि फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सी है। देखिए बोल्ड फ़ॉन्ट स्टाइल होती है, उसमें क्या होता है, कोई जो भी वर्ड लिखा होता है उसको और गहरा कर दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, बोल्ड हो जाता है, ताकि अच्छे से क्लियर वे में दिखाई दे और हाईलाइट हो जाए, इसको कहते हैं बोल्ड करना। अब इटैलिक क्या होता है, भाई एक अक्षर तो लिखा हुआ है सीधा और एक अक्षर हो गया थोड़ा सा तिरछा, तो वो क्या कहलाएगा, इटैलिक कहलाएगा। अब ये रूलर नहीं होगा, ये क्या होगा, रेगुलर। जो रेगुलर वर्ड होते हैं, नॉर्मल, जिस तरीके से यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है वर्ड, वो क्या कहलाएगा, साधारण तौर पे रेगुलर। ये तीनों बात आपको समझ में आ गई। अब चौथा देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये सुपर स्क्रिप्ट। अब सुपर स्क्रिप्ट जो है ये आपका आंसर होगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि जो सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट जो होता है ये फ़ॉन्ट के इफ़ेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, फ़ॉन्ट के इफ़ेक्ट होते हैं, ना कि फ़ॉन्ट की स्टाइल। तो बोल्ड भी स्टाइल होती हैं, इटैलिक भी स्टाइल होती हैं और रेगुलर भी किसी फ़ॉन्ट की स्टाइल होती हैं। जबकि जो सुपर स्क्रिप्ट होता है वो एक इफ़ेक्ट होता है, हालांकि होता फ़ॉन्ट का ही है लेकिन
इफेक्ट होता है। चलिए लगे हाथों एक कंसेप्ट भी आपको बता देती हूँ कि सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। जैसे आपने कई बार घात देखा होगा, 5 की घात 2। अब ये जो घात वाली चीज़ होती है ना, एक्चुअल में यही क्या कहलाती है, सुपर स्क्रिप्ट कहलाती हैं। इसी प्रकार से जैसे कि आपने कोई फॉर्मूले पढ़े होंगे साइंस के, जैसे कि H2SO4, ठीक है। तो ये जो 2 है और 4 है जो पैरों में लगे हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट, ठीक है। तो जो सुपर होगा वो सिर पर होगा और जो सब होगा वो कहाँ पर होगा, पैरों में। याद रखने के लिए बता रही हूँ आपको, माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को एक्सप्लेन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं जल्दी से। अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है। देखिए सीडी आपने बहुत बार यूज़ में ली होगी, जिसके द्वारा हम कई बार मूवीज़ देखते हैं या कोई प्रोग्राम हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो देखिए यांत्रिक होती हैं ये, कौन सी तकनीक इसमें यूज़ में ली जाती है ये पूछा गया है। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर कौन सी होती है, लेज़र। तो यदि इस प्रकार की चीज़ें आप एग्जाम में नहीं पढ़ के जाते हैं तो कन्फ्यूज़न होने की संभावनाएं हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेज़र। तो ये जो लेज़र रेज होती हैं इनका उपयोग कई प्रकार की चीज़ों में साइंस में आजकल होने लगा है। एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है यहाँ पर कि ये किस टाइप की मेमोरी है, लेज़र तकनीक जिसमें यूज़ की जाती है सीडी। तो जो सीडी होती है वो कौन से प्रकार की मेमोरी में कहलाएगी, सेकेंडरी मेमोरी। क्या कहलाएगी, सेकेंडरी। आप जानते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी 2 प्रकार की मेमोरी होती हैं, तो ये किस प्रकार की है, सेकेंडरी मेमोरी कहलाती हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम में आ चुका है। यूआरएल बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो यूआरएल की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई थी एग्जाम में, जिसका आंसर क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए इसके नाम में क्या आ रहा है, लोकेटर। लोकेट मतलब क्या करेगा, ये लोकेशन को लोकेट करता है। सपोज आप इंटरनेट पे कोई चीज़ संभाल रहे हैं, अब वो कहाँ रखी है, फाइल क्या हो रहा है, वहाँ तक का जो पता बताता है वो कौन बताता है, यूआरएल ही बताता है, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इससे संबंधित एक और मुख्य बात जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि ये जो यूआरएल है उसकी आविष्कार किसने किया। तो इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1994 में। यदि आप URL को आम भाषा में समझना चाहते हैं तो जनरली ये एक प्रकार का लिंक होता है जिस पर क्लिक करके आप उस पते पर पहुंच जाते हैं। जैसे कि आप जनरली कहीं पर आपको जाना होता है तो उनका पूरा का पूरा पता लिखा होता है कि ये मकान नंबर है, ये प्लॉट नंबर है, ये गली है, ये गांव है, ये शहर है। उसी प्रकार से पूरा का पूरा URL के अंदर क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का पता होता है। अब इस पते के अंदर क्या होता है, देखिए आपने जैसे कि कभी YouTube चलाते हो आप लोग, अगर आप क्रोम पे जाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा होता है, HTTP:// और ये जो है बैकस्लैश होता है। उसके बाद लिखा हुआ क्या होता है, www। अब जैसे कि कोई साइट ले लेते हैं हम पर्टिकुलर, जैसे यूट्यूब की ले लेते हैं या फेसबुक, कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यूट्यूब लिख दिया और उसके बाद में क्या लिखा हुआ होता है, .com। क्या लिखा होता है, .com। तो ये जो HTTP होता है ये तो क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है ये तो। और उसके बाद जो www होता है इसको क्या बोला जाता है, सब डोमेन, ठीक है। ये होता है सब डोमेन। और ये जो बीच वाला इंपॉर्टेंट नाम होता है किसी वेबसाइट का, इसे बोला जाता है डोमेन। इसे नेम भी बोला जाता है और इसे डोमेन भी बोला जाता है। उसके बाद जो .com होता है वो क्या कहलाता है, टॉप लेवल डोमेन होता है। मतलब जैसे कॉम का मतलब हो गया एक कॉमर्शियल वे में यूज़ आएगा। जैसे कहीं पे .in होता है तो इनका मतलब इंडिया हो गया। इस टाइप से ये टॉप लेवल डोमेन होता है। तो ये प्रोटोकॉल हो गया। ये www क्या कहलाता है, सब डोमेन कहलाता है। और जो साइट का मेन नाम होता है उसे हम डोमेन कहते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा भाग हो गया ना, एक वेबसाइट का पता हो गया है, कौन सी वेबसाइट का, यूट्यूब का। तो इस पूरे पार्ट को एक साथ हम क्या बोलेंगे, URL। ओके, क्लियर। आप अपने हैंड आउट में हेडर एवं फुटर जोड़ने के लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जो हैंड आउट वाला जो ऑप्शन होता है पर्टिकुलर किस में होता है, ये PPT में होता है, पावर पॉइंट में होता है। और ये कहाँ पर जाकर मिलेगा आपको,
यदि आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर व्यू वाले ऑप्शन के अंदर जाएं, आपको दिख जाएगा ये हैंड आउट। ठीक है, अब देखिए हैंड आउट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? ऑब्वियसली हैंड आउट मास्टर का प्रयोग आप करेंगे। तो हैंड आउट मास्टर के अंदर होता क्या है कि जो प्रिंटेड जो होता है वो चीज़ किस प्रकार से दिखाई देती है, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो हेडर फुटर के साथ में उसका जो प्रिंटेड हैंड आउट है वो किस प्रकार का दिखाई देगा, उसके लिए यहाँ पर हैंड आउट मास्टर वर्क करता है। और बाकी यदि आपको हेडर और फुटर इंसर्ट करने हैं तो आप इंसर्ट वाली टैब में जा कर के भी ऐड कर सकते हैं। तो हेडर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है किसी भी पेज का सबसे ऊपरी भाग में लिखी जाने वाली चीज़ें। ये वाला पोर्शन सबसे ऊपर में जो होता है किसी भी विंडो में, ठीक है, वो क्या कहलाता है? हेडर कहलाता है। और सबसे नीचे क्या होगा? फुटर। नाम से ही पता चल रहा है इसमें आधी चीज़ें। ठीक है, ये हेडर हो गया आपका और ये फुटर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर इसी पेज की बात कर लेते हैं जिसमें आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए ये वाला आपको पूरा पेज शो हो रहा होगा। ठीक है, ये इसका सबसे ऊपर वाला भाग है यहाँ पर। तो आपको हेडर में क्या शो हो रहा है? ये देखिए, जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, एनएस लर्निंग और ये इसका आइकन। तो ये सारी चीज़ें किस में लिखी गई हैं? हेडर के अंदर लिखी गई है। और ये देखिए, ये जो पेज है इसका लास्ट वाली जो बॉर्डर है, लाइन है, इसमें ये देखिए पेज यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ओके, यहाँ पर ये पेज एंड हो रहा है और यहाँ पर नया पेज शुरू हो रहा है अगेन। तो जो पेज एंड हो रहा है यहाँ पर ये जो चीज़ें लिखी हुई है ये किस में लिखी हुई है? फुटर में लिखी हुई है। अब यदि कोई कंप्यूटर पे वर्क नहीं करता है तो उसके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये हेडर क्या होता है और फुटर क्या होता है और ये क्यों यूज़ में लिया जाता है। हम वैसे भी तो लिख सकते हैं इनको। देखिए इसका फ़ायदा ये होता है कि हेडर में एक बार जो चीज़ लिख दी जाती है वो सारे के सारे, सपोज़ आपकी जो फाइल है 100 पेजेस की है तो वो सभी के सभी पेजेस में एक ही बार में एडिट हो जाएगा। ठीक है, आपको एक पेज में हेडर को चेंज करेंगे तो 100 ही पेज में वो चेंजेस हो जाएंगे। ये फ़ायदा हमें हेडर और फुटर से मिलता है, टाइम की बचत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कस्टम एनिमेशन टास्क पेन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम घूर्णन पथ लागू करने की अनुमति प्रदान करता है? देखिए बहुत सारे वीडियोस में आपने ये देखा होगा, कोई चीज़ घूमते 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 इस तरीके से आ रही है, यहाँ पर रुक गई, मतलब घूर्णन मोशन हो रहा है, वहाँ पे मोशन जो है वो इस तरीके से हो रही है कि वो वक्राकार हो रही है। या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एकदम से बूम करके आती है, ठीक है, एकदम से बड़ी दिखाई दे देती है, फिर छोटी हो जाती है। तो इस तरीके से जो मोशन यहाँ पर होते हैं इनमें ऑब्जेक्ट्स में, वो अनुमति कौन प्रदान करता है ये पूछा गया है। तो वो अनुमति प्रदान करता है एम्फेसिस। कौन प्रदान करता है? एम्फेसिस। अब देखिए इससे रिलेटेड यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो होती है ट्रांजिशन और दूसरी क्या होती है आपकी? एनिमेशन। तो ट्रांजिशन और एनिमेशन में एक डिफरेंस होता है। ये जो ट्रांजिशन होती है, पहली बात तो ये किसी पावर पॉइंट में ही होता है। ठीक है, एमएस ऑफिस के जो पावर पॉइंट एप्लीकेशन होती है उसी में अप्लाई ये होती है। अब ट्रांजिशन में क्या होता है कि जैसे कोई पीपीटी होती है, उसका कोई अगला पेज आप चलाते हैं, इस पेज से अगले पेज पे जाते हैं, तो इन दोनों के बीच में होने वाला जो प्रभाव होता है वो क्या कहलाता है? ट्रांजिशन। और वहीं पे जो एनिमेशन होता है वो सेम पेज के अंदर ही अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। ठीक है, तो ये जो एनिमेशन होता है वो सेम स्लाइड के अंदर होता है, जबकि ट्रांजिशन जो होता है वो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर होता है। यदि आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने ट्रेलर करके एक वीडियो बनाया हुआ है एनएस लर्निंग चैनल पर, तो उस पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर मोशन पाथ, घूर्णन गति या फिर घूम घूम के कोई भी चीज़ अलग इफेक्ट में आती है। ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा। देखिए, प्रस्तुता प्रेजेंटर पर उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प, कौन सा विकल्प? स्लाइड शो विकल्प सभी को समाहित करता है केवल निम्न को छोड़कर। यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि स्लाइड शो विकल्प में नहीं आता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ट्रांजिशन कमांड। बाकी सारी चीज़ें स्लाइड शो विकल्प में आती हैं। स्पीकर नोट वहाँ पे बना सकते हैं, मीटिंग रिमाइंडर कमांड वहाँ पर होता है और नेविगेशन कमांड भी होता है। नेविगेशन का मतलब क्या होता है? आगे जाना, पीछे जाना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक रिमाइंडर भी होता है। आप यदि रिमाइंडर अलार्म की तरह सेट करना चाहते हैं, कोई नोट्स आप अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड के लिए रखना चाहते हैं तो यहाँ पर नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन कमांड होता है ये यहाँ पर नहीं होता है, ये आपको तभी मिलता है जब आप पावर पॉइंट स्लाइड रेडी करते हैं। अगर सिस्टम टाइम एवं दिनांक गलत प्रदर्शित हो रही है तो इसका प्रयोग
कर आप रीसेट कर सकते हैं। तो किसका प्रयोग करें जिससे डेट और टाइम जो है वो रीसेट हो जाए, गलत से हम सही कर सकें। तो भाई इसका सीधे सीधे आंसर होगा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल एक ऐसा ऑप्शन होता है कंप्यूटर में जहाँ पर आप सेटिंग जा कर के चेंज कर सकते हैं, किसकी, कंप्यूटर की, अपनी नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। जिस प्रकार से अपनी पीढ़ियाँ होती है भाई, अपने बाप दादा बुजुर्ग लोग आगे से आगे पीढ़ियाँ होती है, इसी तरीके से कंप्यूटर की भी पीढ़ियाँ थी। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी थी ना, उसमें क्या प्रयुक्त हुआ था, वैक्यूम ट्यूब प्रयुक्त हुआ था। साथ ही साथ इसके अंदर एक चीज़ और थी, वाल्व। वैक्यूम ट्यूब और वाल्व इसके अंदर प्रयुक्त हुए थे। अब देखिए कई बार यहाँ पर प्रथम पीढ़ी से रिलेटेड वर्ष भी पूछ लिया जाता है। तो वर्ष आपको सारे याद करने हैं जितनी भी पीढ़ियाँ हो चुकी हैं। तो इसका वर्ष क्या है, 1942 से 1955। क्या है, 42 से 55। और वैक्यूम ट्यूब की खोज किसने की थी पूछ लिया जाए तो वो भी पढ़ करके जाना आप लोग। सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने की थी। क्या नाम है, सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने क्या किया था, वैक्यूम ट्यूब की खोज की थी। अब आप पूछेंगे कि वैक्यूम ट्यूब क्यों लगाया जाता था। अरे वैक्यूम ट्यूब इसलिए लगाया जाता था क्योंकि कंप्यूटर का जो वर्क है डेटा को प्रोसेस करना वो हो सके। तो वैक्यूम ट्यूब का कार्य क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करने का कार्य होता है। अब ये जो प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इनकी सिर्फ रीडिंग ही नहीं लगानी है, हमें एनालिसिस करना है कि इसके बेस पर हमें और क्या क्या पढ़ना चाहिए। इसके बेस पर आपको प्रथम पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का, तृतीय पीढ़ी का एंड सो ऑन सारी चीज़ें पढ़नी है। इसका वर्ष पढ़ना है, कब से कब तक ये चला गया था। उसके बाद ये देखना है कि इसके अंदर क्या प्रयुक्त हुआ था। ठीक है, जैसे कि प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब प्रयुक्त हुआ था। फिर आपको ये देखनी है कि उसकी खोज किसने की थी। एक चीज़ और देखना है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का एग्जाम्पल क्या है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का एग्जाम्पल क्या है। यदि किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट होता है तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेना आम बात है। ठीक है, कितने बाइट में कितना किलोबाइट होते हैं, कितने मेगाबाइट में कितना बाइट होते हैं। ठीक है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, गीगाबाइट की। तो 1 गीगाबाइट से क्या तात्पर्य है, इस तरीके से यहाँ पे पूछा गया होगा कि 1 गीगाबाइट से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1024 मेगाबाइट। अब आपको इस क्वेश्चन से क्या पढ़ना है कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 1 किलोबाइट में कितने। चलो मैं ही बता देती हूँ आप लोग को, आप लोग क्या करेंगे अब। चलिए 1 बाइट की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। बाइट को किस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो 1 बाइट्स की बात कर रहे हैं, कितने बिट होते हैं इसमें, याद रखिएगा 8 बिट्स होते हैं। इसी तरीके से बात कर लें हम किसकी, 1 KB की, 1 MB की, 1 GB की, गीगाबाइट की और 1 टेराबाइट की। आई थिंक ये सफिशिएंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो 1 किलोबाइट की यदि कोई बात करें तो इसमें कितने होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है, 1024 बाइट्स होते हैं और ये सीरीज़ आगे से आगे चलती रहेगी। अब देखिए 1 मेगाबाइट की बात करेंगे तो 1024 क्या हो जाएंगे, इसके अंदर किलोबाइट्स हो जाएंगे। इसी तरीके से 1 GB की बात करेंगे, वापस वही 1024 और 1 GB में क्या हो जाएगा, 1024 MB। और 1 TB की बात करेंगे तो 1024 GB। टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर हम छोड़ रहे थे, देखिए एक निब्बल भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एक निब्बल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। तो यदि आपको निब्बल की पूछे तो 4 बिट होते हैं, आपको बाइट की पूछे तो 8 बिट होते हैं। एक क्वेश्चन श्योर ये एग्ज़ाम में आपके आएगा, पटवार एग्ज़ाम में। क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन आपके प्रदर्शन जो आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं। देखिए जब भी प्रेजेंटेशन की बात होती है ना तो आप पावर पॉइंट समझ लीजिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे ही बनाई जाती है। तो इसकी जो मुद्रित प्रतिलिपि है, यदि आप इसकी प्रिंट निकालना चाहते हैं पावर पॉइंट की, जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसकी, तो वो कौन उपलब्ध कराता है, तो वो उपलब्ध कराएगा आपको ऑडियंस हैंडआउट। अब देखिए क्वेश्चन देखें, सीक्रेट की एन्क्रिप्शन किससे रिलेटेड आया है आपका ये क्वेश्चन, सीक्रेट की एन्क्रिप्शन के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पे प्राइवेट आपका ऑप्शन नहीं होगा, सीक्रेट आपका ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। अब ये सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन ही क्यों लगाया है, ये जो सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन इस टाइप का एन्क्रिप्शन होता है, इसके अंदर जो कुंजी होती है वो एक ही होती है।
और वो दो प्रकार का वर्क करती हैं, किसका, एनक्रिप्शन का भी वर्क करती हैं और जो डिक्रिप्शन होता है उसका भी वर्क करती हैं। एग्जाम्पल के लिए इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, बहुत सारी फाइल होती है, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सपोज़ आपको क्या करनी है, सेंड करनी है, और वो जो फाइल है वो ऐसी है जो सीक्रेट रूप से आपको रखनी है, तो आपने उस पर पासवर्ड या कोड जो भी लगा रखा है, अब वो एक तरीके से क्या हो जाएगी, की हो जाएगी। तो ये जो की है यहाँ पर दोनों में सेम रहती हैं। तो ये जो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एनक्रिप्ट करके इसको यहाँ से भेजेंगे, कहाँ पर, इसमें, और ये वाला जो पर्सन होगा, जो इस कंप्यूटर पे यूज़र होगा, वो क्या करेगा, इसको डिक्रिप्ट वापस से कर लेगा इसी की के माध्यम से। तो यदि सेम की यूज़ में ली जाती है तो इसे सिमेट्रिक एनक्रिप्शन बोला जाता है। जैसे कि आजकल व्हाट्सएप में भी एक ऑप्शन आने लगा है एंड टू एंड एनक्रिप्शन, तो ये होता है एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। आम भाषा में बोले, आम बातचीत करें तो भाई एक ने ताला लगाया और दूसरे ने ताला खोला, लेकिन दोनों की जो की है वो सेम है। वह साधन जिससे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर्स के बीच डेटा एवं फाइल्स का स्थानांतरण किया जा सकता है। बहुत ही आसान है, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट आप मान सकते हैं, क्योंकि कई बार कई एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए नाम में ही आ रहा है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब देखिए नाम से पता चल रहा है कि ये फाइल को ट्रांसफ़र करवाता है, कहाँ से कहाँ पे, भाई नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को क्या करता है, ये स्थानांतरित करता है। तो देखिए इस प्रकार के इजी क्वेश्चन जो है पटवार प्री में पूछे गए थे। आगे देखें, सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में संशोधित किया गया। वैसे तो इससे देखा जाए तो जीके का क्वेश्चन है ये, है ना, टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, तो लेकिन सूचना चूँकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर आपको इसमें दे दिया गया है कंप्यूटर में। सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में संशोधित कब किया गया है, ध्यान दें, संशोधन की बात आती है तो आंसर आता है 2008। और यदि ये पूछ लिया जाए कि पारित कब हुआ था, ये जो नियम है वो पारित कब हुआ था, तो 2000 में पारित हुआ था, सन 2000 में। एक चीज़ और है इसके अंदर कि अधिसूचना द्वारा जारी कब किया गया, अधिसूचना द्वारा जारी कब किया गया, तो ये किया गया 17 अक्टूबर 2000। ध्यान रहेंगे, तो संशोधन कब हुआ, 2008 में, पारित कब हुआ, 2000 में, अधिसूचना द्वारा जारी कब हुआ, 17 अक्टूबर 2000 में। इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क एक रूप है, क्या आंसर हो जाएगा ये, खेर दुकान, जो गैर दुकान खुदरा बिक्री होती है, खुदरा यानी रिटेलर जो होते हैं, ठीक है, रिटेलिंग जो सेल होती है यहाँ पर उससे रिलेटेड बात हो रही है, तो नॉन स्टोर रिटेलिंग सेल। इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क एक प्रकार इस प्रकार का है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ तो आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, अगर आप वर्ड्स में देख रहे हैं तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। आप कभी एयरपोर्ट पे गए हों या कभी आप जो है रेलवे स्टेशन पे गए हों, तो वहाँ पर एक प्रकार की आप LED देखते हैं, ठीक है, बड़ी सी LED लगी हुई होती है जिसमें ये बताया जाता है कि पर्टिकुलर ट्रेन जो है उसका नाम, उसका टाइम, वो कब आने वाली है, कब पहुँचने वाली है, अभी कहाँ पर है। या फिर एयरपोर्ट में भी जो अलग अलग फ़्लाइट्स होती हैं उनके बारे में जो सूचनाएं होती हैं वो कंप्यूटर आधारित सेवा होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर आधारित जो सेवाएं होती हैं इस प्रकार की, उन्हें क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क बोला जाता है। वहाँ से ही पूरा कंट्रोल ये इनका रहता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क क्या होता है, तो ये जो आम जनता होती है उनको बड़े बड़ी जो जगह होती है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एयरपोर्ट का हो गया, रेलवे स्टेशन का हो गया, बड़े बड़े स्टोर हो गए, वहाँ पर कोई भी निर्देश देना हो, या फिर जैसे कि कोई निर्देश अभी दिया जाता है कि मास्क पहनकर ही अंदर एंट्री लें, तो ये निर्देश देना हो गया। सूचना देनी हो उनको कोई कि ये हमारा डिस्काउंट चल रहा है, यहाँ पर आप बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, है ना, ये इस पे इतना डिस्काउंट चल रहा है, ये चीज़ की आप शॉपिंग करें। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ें होती हैं, वाणिज्यिक जो सेवाएं होती हैं, कॉमर्शियल सर्विसेज, सभी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अब ये सवाल तो देखो बताने लायक नहीं है, आप लोग खुद ही कर लेंगे कि कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट यंत्र है। अब इनपुट का क्या मतलब होता है, जो चीज़ आप कंप्यूटर में डाल रहे हैं, कंप्यूटर में एज ए रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, ठीक है। जैसे खेतों से आपके धान होता है, वो क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, फिर उससे कोई चीज़ बनाई जाती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग। ओके, प्रोसेसिंग के बाद जैसे कि पार्ले जी बिस्कुट बन के आ जाते हैं, तो वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया, है ना। तो पार्ले जी वालों ने क्या किया, भाई किसानों से तो ले लिया गेहूँ,
उसको अपने जो भी इनके मशीनें होती हैं, इनके जो भी प्लांट होते हैं उसके अंदर ये इसको बनाते हैं और आउटपुट के तौर पर पार्ले जी के जो पैकेट आपको दिखाई देते हैं वो ये क्या कहलाएगा, एक प्रकार का आउटपुट कहलाएगा। ठीक है, गेहूं क्या हो गए, इनपुट हो गए, और प्रोसेसिंग क्या होगी, बीच की जो भी प्रोसेस हुई, यहाँ से उठाना यहाँ पर देना। इससे सिंपल एग्जाम्पल और मेरे को कुछ आ नहीं रहा था तो मैंने आपको यही बता दिया। अब देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ना तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जो कीबोर्ड है वो एक तरह का इनपुट डिवाइस है, लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये बन जाता है कि जो कीबोर्ड होता है ना साधारण वाला, एक तो कौन सा होता है साधारण, एक होता है IBM PC वाला कीबोर्ड। ठीक है, IBM कंपनी का होता है। तो इनके अंदर कितनी कुंजी होती हैं डिटेल में आपसे ये पूछा जा सकता है। तो साधारण के अंदर कितनी कीज़ होती हैं, 104 कीज़ होती हैं, और जो IBM वाला होता है उसने अपनी जो कीज़ है उसको रिड्यूस करके कितना कर लिया है, 83। यदि आप लोग इस वीडियो को पूरी देखेंगे तो जब आप एग्ज़ाम देखेंगे, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आप पाएंगे कि कई सारे क्वेश्चन की हेल्प आपको इस वीडियो से ही मिल गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को कैसे लेबल किया जाता है। भाई ये आपकी वर्कशीट होती है, यह आपकी रो है, यह आपकी कॉलम है। प्रथम सेल की बात हो रही है तो प्रथम सेल यही वाली होगी जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर यदि ABCD लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 2 ये लिखा हुआ है, तो इस सेल का क्या नाम हो जाएगा, पहले लिखते हैं हम कॉलम का नाम, फिर लिखते हैं हम रो का नाम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका A1। इसके लिए एक स्क्रीनशॉट मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, ये देखिए इसके अंदर ये स्क्रीनशॉट है और ये आपकी क्या है, एक एक्सेल शीट है। इस एक्सेल शीट में देखिए ये यहाँ पर जो शो हो रहा है जिसमें NS लिखा हुआ है, नेवर स्टॉप लर्निंग। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 ये आपकी रोज़ हैं, ABCDE ये क्या है, आपके कॉलम है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, A1। क्या नाम होगा, इस सेल का क्या नाम होगा, A1, और यही आपकी प्रथम सेल कहलाती है, ये फर्स्ट सेल। तो इस क्वेश्चन से आपको एक्स्ट्रा जानकारी क्या प्राप्त करनी चाहिए कि जो एक्सेल शीट जो होती है उसके अंदर कितने रो होते हैं और कितने कॉलम होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। Ctrl+R को किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए R4 होता है राइट अलाइनमेंट। क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा D, चुने गए पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए। R4 राइट। तो इस प्रकार से जो अलाइनमेंट होते हैं वो 3-4 प्रकार के होते हैं। यदि आप कंट्रोल के साथ में R दबाते हैं तो आपने अभी देख ही लिया, राइट हो जाएगा। इसी तरीके से इसके साथ में अगर कंट्रोल के साथ में आप L प्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। मतलब जैसे ये जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है इधर लेफ़्ट में आ जाएगी। ठीक है, लेफ़्ट में बराबर लेवल पर हो जाएगी, राइट में राइट साइड में बराबर लेवल पर हो जाएगी। इस तरीके से इसे देखा जाता है। और यदि तीसरी बात होती है यहाँ पर किसकी, जस्टिफाई की, यानी कि यदि क्या दबाया जाता है, Ctrl+J दबा दिया जाता है तो जस्टिफाई हो जाता है, यानी कि इधर से और इधर से, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से क्या हो जाता है, एकदम बराबर बराबर अलाइनमेंट हो जाता है। इसके बाद में जो फोर्थ आता है इसके अंदर वो क्या आता है, Ctrl+E। क्या दबाते हैं हम, Ctrl+E दबाते हैं। तो E से यहाँ पर मतलब है सेंटर, यानी कि जैसे कि सपोज़ ये जो क्वेश्चन है इसको मुझे एकदम इस स्लाइड के सेंटर में लिखना है, जैसे कि ये वाला यहाँ पे थोड़ा सेंटर भाग हो जाएगा। तो अगर इसको सेलेक्ट करके हम Ctrl+E कर देंगे तो ये कहाँ पर आ जाएगा, बीचों बीच में आ जाएगा। मतलब इधर इधर और इधर, लेफ़्ट और राइट में बराबर स्पेस बचेगा, और जो भी हमारा लिखा हुआ सेंटेंस होगा, पैराग्राफ होगा, वो कहाँ जाएगा, सेंटर में। देखिए आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए हमने आपके लिए ये स्क्रीनशॉट लिया है। देखिए इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से एकदम बराबर है तो इसको बोलेंगे हम लेफ़्ट अलाइनमेंट। अब नेक्स्ट पर आप देखेंगे तो ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको, एकदम सेंटर में। देखिए ये एकदम सेंटर में है, इधर और इधर का जो स्पेस है वो एकदम बराबर है, तो यहाँ पर Ctrl+E दबाना रहता है। तो इस पर हमने इसको सेलेक्ट किया और Ctrl+E दबाया तो ये क्या आ गया, बीच में। अब देखिए ये साइड में से, राइट साइड में से जो है एकदम बराबर इसका अलाइनमेंट है, इसलिए इसमें क्या प्रेस करना पड़ता है, Ctrl+R। और यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से एकदम बराबर है, इधर भी स्पेस सभी लाइनों के लिए बराबर है और इधर भी एकदम बराबर है। दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा, जस्टिफाई हो जाएगा। तो Ctrl+J आपको प्रेस करना होगा। अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ गया है कि MS वर्ड में Ctrl+S का मतलब क्या होता है, तो S का मतलब होता है सेव। लेकिन ध्यान रखिए सेव एज करके भी यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, तो इस टाइप की चीज़ों में आपको डिफरेंस क्लियर करके एग्जाम में जाना है। तो देखिए Ctrl+S का यहाँ पे मतलब हो जाएगा सेव करने के लिए। ये स्क्रीनशॉट हमने लिया है किससे,
वर्ड से लिया है, MS वर्ड से, जहाँ पर फाइल टैब में हम गए। फाइल टैब में जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेव लिखा हुआ आ रहा है और इसके नीचे जस्ट है सेव एज। अब आप कहेंगे कि सेव एज का यूज़ क्यों किया जा रहा है जबकि सेव है। देखिए सपोज़ कोई फाइल हमने ऑलरेडी सेव कर दी है और उसकी लोकेशन हमें चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे, सेव एज करेंगे और उसको जहाँ पर भी जिस निर्धारित प्रारूप में आप सेव करना चाहते हैं, सपोज़ PDF में सेव करना चाहते हैं, JPG में सेव करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें ऑप्शन भी मिलेंगे आपको और साथ ही साथ आपको किस लोकेशन पे किस फाइल के अंदर किसी फाइल को सेव करना है वो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो सेव एज में आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुप्रयोग एप्लीकेशन प्रदर्शन यानी कि प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन किसके अंदर होती है, पावर पॉइंट में। ये जो फोटोशॉप है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, फोटो को एडिट कर सकते हैं, काले को गोरा बना सकते हैं, गोरे को काला बना सकते हैं इत्यादि, कोई भी इफेक्ट आप डालिए। अब यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे आउटलुक एक्सप्रेस। तो ये आउटलुक क्या काम आता है, जिस प्रकार से आप जीमेल से मेल करते हैं, सेंड करते हैं, इनबॉक्स में टाइप करते हैं, ठीक है, नया मैसेज क्रिएट करते हैं, सेम वही काम लगभग यहाँ पर आउटलुक का होता है, मेल का आदान प्रदान। नेक्स्ट होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब देखिए आप लोग को कुछ भी पता करना होता है तो आप लोग क्या करते हैं, गूगल करते हैं, गूगल क्रोम। इसी प्रकार से यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में जा कर के आप इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। अब देखिए अगेन वही मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन आ गया है कि कितने बिट 1 बाइट के बराबर होता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई, 8 के बराबर होता है। अब देखिए किसकी बात आ रही है, 1 पिक्सल होता है। अब पिक्सल क्या होता है, देखिए जिस पिक्चर के अंदर जितने ज़्यादा पिक्सल होते हैं वो उतनी ही ज़्यादा क्लियरिटी वाली पिक्चर होती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग। यानी कि एक बेसिक चीज़ होती है, जिस प्रकार घरों के अंदर ईंटें क्या होती है, आधारभूत चीज़ होती है, उसी प्रकार एक पिक्चर के अंदर सबसे आधारभूत चीज़ क्या होती है, सेल होती है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी सेल से मिलकर आपकी स्क्रीन जो है वो बनी होती है। इस स्क्रीन पे आप टच करते हैं, ठीक है, टच स्क्रीन वगैरह इन पे क्या होती है, ये जो होता है तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पिक्सल। तो ध्यान से यदि आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप की स्क्रीन देखते हैं तो आपको बहुत छोटे छोटे से पार्ट जो है वो दिखाई देते हैं। देखिए अब आया है थोड़ा सा लेवल वाला प्रश्न। क्या है ये प्रश्न कि डिजिटल सिग्नेचर है। अब ये डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं भाई, आप ये मत समझ लेना कि आपने साइन किए और उसको फ़ोटो खींच लिया तो वो आपका डिजिटल सिग्नेचर बन गया। नहीं भाई, वो नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, पब्लिक की एनक्रिप्शन। ठीक है, की बोले तो KEY, ये वाला की है। तो पब्लिक की एनक्रिप्शन इसका आंसर है, डिजिटल सिग्नेचर जो होते हैं। देखिए डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, आपने देखा होगा कोई बड़े बड़े राजनेता होते हैं तो नोटिफिकेशन के अंदर उनके साइन होते हैं। तो ऐसे तो कोई भी साइन करके अपना एक नोटिस बना ले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि उनके साइन के साथ में क्या होता है, एक की इनक्रिप्टेड होती है। ठीक है, एक ऐसी की होती है जिसे उस व्यक्ति के अलावा और कोई भी किसी के भी पास में वो की नहीं होती है। तो यदि कोई और जाली साइन भेजने की कोशिश भी करता है तो उनको पता चल जाता है, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर की होती है वो उन्हीं के पास में होती है और किसी के पास में नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, सत्यता की जांच हो जाए कि भाई रियली में ट्रू कौन है, उसके लिए ये डिजिटल सिग्नेचर आजकल यूज़ में लिए जाते हैं। जो कि ऑफलाइन जो सिग्नेचर होते हैं उसी तरीके की मान्यता आजकल डिजिटल सिग्नेचर को मिल चुकी है। तो एक तरीके से ये कोडेड होती हैं, जो मैथमेटिकल टेक्निक है इसके अंदर वो लगाई जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन सी टेक्निक यूज़ में आती है, एक मैथमेटिकल टेक्निक होती है जिसके द्वारा कोई भी जो डिजिटल दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं या कोई मैसेज हो गया, ठीक है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर हो गए, उनको जैसे कोई सॉफ्टवेयर है पर्टिकुलर उसी व्यक्ति ने जिसने बनाया है, उसका जो ओनर है वो अपने आप को साबित कैसे करेगा कि ये सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है, क्योंकि उसके साथ एक की जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो वो की किसी और के पास में हो ही नहीं सकती है, तो उसका ओनर कोई और कभी भी जाली तरीके से, नकली तरीके से नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार से सत्यता की जांच के लिए क्या यूज़ में लिया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर। आगे देखिए ब्लूटूथ के बारे में आ रहा है। बहुत सारे लोग आप लोग यूज़ करते हैं ब्लूटूथ से रिलेटेड। आजकल जो है ईयरफोन भी आने लगे हैं बिना वायर के, है ना। बहुत सारे आप लोग जो हैं वो सॉन्ग चलाते हैं, जो स्पीकर आते हैं जो बिना वायर के होते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो ब्लूटूथ से आजकल चलने लग गई हैं। तो ये किस प्रकार का नेटवर्क है, ये व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क है, क्योंकि ये व्यक्ति के आसपास ही काम करता है। कोई व्यक्ति यहाँ पर है तो इसके 100 मीटर की रेंज में, किस रेंज में, 100 मीटर की रेंज के अंदर अंदर ये जो है प्रॉपर वे में वर्क करता है ब्लूटूथ।
तो क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पर ब्लूटूथ के लिए आ सकता है, क्या कि ये कौन सी तरंगों का उपयोग करता है जो ब्लूटूथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियो तरंगों का यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में पूछा हुआ भी है। तो रेडियो तरंगों का यूज़ यहाँ पर होता है ब्लूटूथ में, और कितने मीटर की दूरी तक के लिए, 100 मीटर। अगला क्वेश्चन देखें, नेटवर्क में कंजेशन घटित होता है। अरे आप लोग किसी जगह पे जाते तो आप लोग को अगर वो सकड़ी जगह होती है, छोटी जगह होती है, तो आप बोलते हैं बहुत कंजेस्टेड एरिया है यार, है ना, बहुत कंजेस्टेड है। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है कि नेटवर्क में कंजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? कंजेशन हो जाता है, यानी कि जो नेटवर्क की जो लिमिटेशन है उससे ज़्यादा वहाँ पर ट्रैफिक हो जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ट्रैफिक ओवरलोडिंग की स्थिति में। तो ये कंजेशन कब होगा? जब ट्रैफिक ओवरलोड हो जाए। यहाँ पे यातायात मतलब नहीं है, ट्रैफिक तो ट्रैफिक है। अब ये कौन सा ट्रैफिक है? जो नेटवर्क वाला ट्रैफिक होता है, जैसे कि चक्का जाम हो जाता है जब हम रोड पर होते हैं, कभी चारों तरफ से गाड़ियाँ फंसी हैं, इधर से, ठीक है, लॉक हो गया है एकदम सब कुछ, तो वो क्या हो जाता है? कंजेशन हो जाता है, ओवरलोडिंग हो जाता है। वहाँ पर जितना स्पेस था उससे ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर आ चुकी है। इसी प्रकार से नेटवर्क की जो कैपेबिलिटी थी उससे ज़्यादा वहाँ पर चीज़ें जो है रन हो रही हैं, एक्सेस की जा रही हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन नेटवर्क में कंजेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रैफिक ओवरलोडिंग की स्थिति में। चलिए एक जीवित उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि नेटवर्क में कंजेशन कब होता है। जैसे कि बात आती है, आपने कभी रेलवे में तत्काल में टिकट बुकिंग कराई होगी। ठीक है, तत्काल में क्या होता है, कई सारे लोग जो हैं सेम वेबसाइट पर कोशिश कर रहे हैं कि हमें सीट मिल जाए, हमें सीट मिल जाए, हमें सीट मिल जाए। अब सीटें तो बची है 10 और लोग हैं वहाँ पे हज़ारों, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, जो सर्वर होता है वो ओवरलोड हो जाता है। हालांकि यहाँ पे सीटों से मतलब नहीं है, लेकिन जितनी उस समय उसकी कैपेसिटी है, जितने लोगों को उसको लेना है, उससे कई ज़्यादा लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं सीट के लिए। तो ऐसे में जो सर्वर होता है वो ओवरलोड हो जाता है। या फिर कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अंतिम समय पे याद आता है कि अरे आज तो हमारे एग्ज़ाम की लास्ट डेट है, और वो जाते हैं उस पर्टिकुलर साइट पे और वो कहते हैं साइट बहुत बिजी है, हमारे तो साइट नहीं चल रही है, हमारे तो ये ओपन नहीं हो रहा है, हमारा फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। तो लास्ट टाइम पे जो ऐसा करता है वहाँ पे तो कंजेशन घटित होता ही होता है। इसीलिए जो भी फॉर्म आपको भरना है शुरुआती दौर में आप लोग भर लें, लास्ट टाइम के इंतज़ार में ना रहें। अगला क्वेश्चन देखें, वाईफाई का विस्तार के बारे में बात हो रही है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वायरलेस फिडिलिटी। क्या होती है? वायरलेस फिडिलिटी। अब इसके बारे में आपसे कोई पूछे तो कोई भी बता सकता है यार। इसमें क्या होता है, स्मार्टफोन हो गए आपके, ठीक है, टैबलेट हो गए, कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, उसमें क्या होता है, आप बिना केबल के इंटरनेट को कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आजकल रेलवे स्टेशन पर भी वाईफाई की सुविधाएं मिलने लग गई हैं, बड़े बड़े मॉल्स में मिलती हैं, कई सारी जगह होटल्स वगैरह में वाईफाई की सुविधाएँ मिलने लगी हैं। तो ये चीज़ें कैसी होती हैं, बिना केबल के आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, दैट इज़ कॉल्ड वाईफाई। तो क्या होता है, कई बार कुछ शाणपत्ती वाले लोग होते हैं, अपना खुद का नेटवर्क का जो है डेटा यूज़ में ना लेकर के दूसरों का डेटा यूज़ में लेने की कोशिश करते हैं। उनको बोलते हैं भाई हॉटस्पॉट ऑन कर, ठीक है। तो हॉटस्पॉट के द्वारा वो क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति का जो डेटा है वो अपने मोबाइल में चलाते हैं। तो इस वीडियो में हमने प्री में जितने भी कंप्यूटर के आपके क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे कवर कर लिए हैं, और यदि आपको कोई डाउट होता है तो बताइएगा। उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मेंस में आए हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्री में जितने भी क्वेश्चन आए थे उसमें से 70% क्वेश्चन को तो आप इजी कह सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पर चले गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको अच्छे से पढ़ें। ये बाकी एग्जाम्स के लिए भी लाभदायक सिद्ध होंगे, पटवारी के साथ साथ ही। और देखिए कंप्यूटर तो ऐसी चीज़ है जिसकी आज की तारीख में हमें ज्ञान होना ही चाहिए। आगे हम कहीं पे भी जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, तो वहाँ पर कंप्यूटर तो आजकल हर विभाग में होते हैं। तो फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए।